Okay, Assalamu alaikum. I hope everyone is doing good. So this is again one more question of for the chapter of equilibrium for the chapter of market. Again, this question is from old past paper. So conclusion making a conclusion is not possible. लेकिन हाँ हम कंक्लूजन इस सवाल के मुताबिक पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सवाल डिस्टिंग्विश नहीं आता, अब सवाल आता है एनालाइज के नाम से। ठीक है, लेकिन हाँ हम इस सवाल की कंक्लूजन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं, आ जाए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन अ मार्केट फॉर अ गुड। ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के दरमियान डिफरेंस बताओ। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। यूज अ डायग्राम टू शो योर आंसर। ये बोल रहा है यूज अ डायग्राम। अ का मतलब एक डायग्राम यूज करो और अपने आंसर को शो करो। 8 मार्क का क्वेश्चन है, सही है। तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन के अंदर नॉलेज के 3 मार्क्स हैं, ठीक है, एनालिसिस के 3 मार्क्स हैं और इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स हैं। बेटा अरहम अपनी कॉपी में चेक करो, डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है ये, सही है भाई। अच्छा, ये बोल रहा है कि सप्लाई कम हो रही है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने आज क्लास में करा है। तो ये है, समझे आप, एक तरीके का आपके लिए न्यू क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर और चीजें भी ऐड हो रही हैं। तो बेटा आपको सामने है कि आपको नॉलेज के 3 मार्क्स मिलेंगे, एनालिसिस के 3 मार्क्स मिलेंगे, इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको नॉलेज का मार्क लेना है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सही है, आप क्या डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे कि सर इक्विलिब्रियम क्या है। तो मैं अगर आपको याद दिला दूं तो बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेटा इक्विलिब्रियम होती है पोजीशन ऑफ रेस्ट। सही, इक्विलिब्रियम क्या होती है? पोजीशन ऑफ रेस्ट, जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल है, जहां पे नो शॉर्टेज, जहां पे नो शॉर्टेज और नो सरप्लस है। ठीक है, और नहीं आंसर नहीं लिखवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के भी मार्किंग स्कीम बना दूंगा और साथ साथ इसकी आपको डायग्राम बनानी होगी इक्विलिब्रियम की, बस वो एक्स बना देना। ठीक है, फिर ये आंसर आप लोग खुद घर पे लिखेंगे। फिर इसके बाद आप डिफाइन करेंगे डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे? इसके बाद आप डिफाइन करेंगे डिसइक्विलिब्रियम। तो अगर आपको बता दिया जाए कि डिसइक्विलिब्रियम क्या है तो बेटा डिसइक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ अनरेस्ट, जहां पे डिमांड और सप्लाई नॉट इक्वल होता है और वहां पर शॉर्टेज भी होती है और वहां पर सरप्लस भी होता है। ठीक है, शॉर्टेज भी होती है वहां पर और वहां पर सरप्लस भी होता है। सही है, फिर आप बता दो कि डिसइक्विलिब्रियम दो रीजंस की वजह से आता है। डिसइक्विलिब्रियम दो रीजंस की वजह से आता है, प्राइस के बढ़ने से और आता है प्राइस के कम होने से, बस दैट्स इट। और एक डायग्राम बना देना, कोई भी एक डायग्राम जो आपको पसंद हो वो वाली बना देना। ठीक है, शॉर्टेज सरप्लस वाली कोई भी एक बना देना। अच्छा, फिर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल चेंज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई। तो जरा मुझे याद दिला दो, ये कौन से फैक्टर्स की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, और ये ऐसे फैक्टर ढूंढ रहा है जिससे आपके प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो। तो यार वैसे तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई 4 थे, अगर आपको नाम याद दिला दूं तो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई 4 थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, तो पहला रीजन ये हो सकता है। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना। सर दूसरा रीजन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लेकिन उससे सप्लाई बढ़ती है, कम नहीं होती। सर तीसरा रीजन होगा सब्सिडी, उससे भी सप्लाई बढ़ती है। सर चौथा रीजन होगा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से सप्लाई कम होती है। ठीक है सर, हम इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है सप्लाई के बढ़ने के केस में सब्सिडी और सप्लाई के कम होने के केस में इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाई सब्सिडी इज फेवरेट? द रीजन बिहाइंड दिस इज के इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के अंदर जो है ना वो आप एरियाज मार्क कर सकते हो, पर यूनिट सब्सिडी, पर यूनिट टैक्स का, कंज्यूमर बेनिफिट प्रोड्यूसर बेनिफिट का, कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन का। तो आप जो है ना वो डायग्राम बनाएंगे इन सप्लाई के कम होने की, और सप्लाई कम होने के पीछे रीजन है इनडायरेक्ट टैक्स का लगना।
तो देखिए मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, तो डायग्राम एक बार रिवाइज होगी। सबसे पहले तो बेटा आपने दो एक्सेस बनानी है, और ऊपर आपने लिखना है प्राइस, और बेटा नीचे आपने लिखना है क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक है भाई, सही है। अच्छा अब आप देखिएगा बेटा, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो गया, ये सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया, जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, और बेटा ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सही लिखा है मैंने? सही है। अच्छा ये जो पॉइंट ए है डिमांड कर्व जहाँ पे टच हो रहा है, ये विलिंगनेस है। तो विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। सर ये जो नीचे पॉइंट भी है, ये है आपकी मिनिमम प्राइस। तो जो एक्चुअल प्राइस और मिनिमम प्राइस के दरमियान डिफरेंस है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस, ये नीचे वाला ट्राइंगल। सर सप्लाई कम हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, तो सप्लाई कर्व ने हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जहां पे न्यू सप्लाई ओल्ड डिमांड मीट हुआ आरंभ, वहां से आ गई न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। वहां से क्या आ गई बेटा, वहां से आ गई न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। तो आप देखें सप्लाई कम हुई है, तो सप्लाई कर्व ने हमारा एस से S1 के ऊपर शिफ्ट। तो सर ये आपकी न्यू प्राइस हो गई P से P1, और ये हो गई आपकी न्यू क्वांटिटी Q से Q1, और ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम E से E1। सही लिखा है मैंने? सर जहाँ नया सप्लाई कर्व टच हुआ, वहां से आ गई न्यू मिनिमम प्राइस। सही है। अब जरा बताएं, दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस या तो पर यूनिट टैक्स होगा या तो पर यूनिट सब्सिडी होगा, जो कि नई क्वांटिटी से आएगा। तो सर नई क्वांटिटी है Q1 ना। तो अब देखें ये पुराना सप्लाई कर्व और ये नया सप्लाई कर्व, इतने की आरंभ सब्सिडी मिली है E1 से लेके D तक। सर ये सब्सिडी, ये टैक्स लगा है, सॉरी इतने का टैक्स लगा है। टैक्स एक बर्डन है ना, इससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ती है, बर्डन है, तो ये बर्डन आधा आधा शेयर हो रहा है। जो प्राइस का एरिया है वो कंज्यूमर बर्डन है, और जो बच गया वो प्रोड्यूसर बर्डन है। ठीक है। तो अगर मैं एरियाज आपके सामने मार्क करना शुरू करूं, तो आप देखिएगा जरा। पुराना कंज्यूमर सरप्लस है PA और E, नया कंज्यूमर सरप्लस हो गया P1A E1। सर कंज्यूमर सरप्लस बड़ा कम हो गया, क्योंकि विलिंगनेस कांस्टेंट है और एक्चुअल प्राइस P से बढ़ के P1 हो गई। सही है। सर पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है बेटा, पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस है PBE, और सर नया प्रोड्यूसर सरप्लस है P1CE1। प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हो गया। सर पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था ये ट्राइंगल, अब प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया ये वाला ट्राइंगल, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम हो गया। सर दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस, इस बार सप्लाई कम हो रही है इसलिए पर यूनिट टैक्स है, और वो एरिया है E1 से लेके D तक। सर इतने का टैक्स लगा है, इतना जो है वो कंज्यूमर बर्डन है, नीचे जो बच जाएगा वो प्रोड्यूसर बर्डन है। तो सर ये कंज्यूमर बर्डन का एरिया है, ये क्या है, प्राइस P से लेके P1 तक। सर प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया क्या है, प्रोड्यूसर बर्डन का एरिया है एरिया बिलो प्राइस P। ठीक हो गया बेटा। तो आपने जहां पर ये डायग्राम बनाई, और साथ साथ इस डायग्राम की ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी, जो बेटा फिजिकल क्लास वालों ने आज करी है, फिजिकल क्लास वालों ने आज करी है, और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैंने आपको इससे पहले भी करवाया है। तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कितने, 6 मार्क्स आपको मिल गए। अब सवाल ये है कि यार हम कंक्लूजन के 2 मार्क्स कैसे लेंगे। सवाल ये है कि हम कंक्लूजन के 2 मार्क्स कैसे लेंगे। तो भाई सवाल ये है कि डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन अ मार्केट फॉर अ गुड। ये बोला इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के दरमियान डिफरेंस बताओ। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कंक्लूजन के अंदर। हाँ हाँ बेहतरीन, तो आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम नेवर एग्जिस्ट, equilibrium never exists in a market, as there will always be existence of shortage and surplus। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं, as there will always be existence of shortage and surplus due to changes in forces of demand and supply, and due to changes in prices, and due to changes in prices।
तो बेटा ये 8 मार्क के क्वेश्चन की आपको मार्किंग स्कीम क्लियर है तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में ओके करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बनवाऊं। बेटा ये क्वेश्चन जब तक आप लोग लिख के सॉल्व नहीं करेंगे इट्स यूजलेस। दिस क्लास इज यूजलेस फॉर एवरीवन जो इसको लिख के सॉल्व नहीं करेगा। देखो जहां आप चौड़े हुए ना वहां आप मर जाओगे, याद रखना। ये ओ लेवल्स नहीं है कि वो धक्के पे निकाल देगा। सही है। अच्छा सवाल हमजा ये पूछ रहा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क आएगा, इसलिए अपन जो आपने कंक्लूजन बोली है वो हम नहीं लिख सकते कि इट डिपेंड्स अपॉन पीईडी। ठीक है हमजा भाई। हाँ अगर पूरी स्क्रीन दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ये लें, आप पूरी स्क्रीन देख लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। प्लीज ये वाला क्वेश्चन जिसको क्लियर है प्लीज लीव मी एन ओके ऑन द चैट बॉक्स, थैंक यू। ओके सो एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है और आप मुझे वापसी जीमेल आईडी भेजें तो मैं आपको कर देता हूँ अभी फौरन। ठीक है एक और क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। लेकिन इस बार देखिएगा कि इस बार इसने यस ये सब बातें बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अ का मतलब एक डायग्राम। द प्रोसेस थ्रू विच द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ गुड चेंजेस व्हेन देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड। मतलब ये बोल रहे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। क्या है बेटा ये, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई? कौन बताएगा? अभी ना अभी चारों फैक्टर याद भी कराए। अब भी अगर नहीं आ रहा तो अफसोस की बात है। ये फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है और इस फैक्टर का नाम है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आपकी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है तो अब अगर मुझे डायग्राम बनानी है तो देखें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसने कहीं पे भी नहीं बोला कंज्यूमर सरप्लस बताओ, प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ, टोटल रेवेन्यू बताओ। हमें खुद से मेंशन करना है। अगर यही बोलता कि सप्लाई बढ़ रही है तो हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं लिखते, फिर हम सब्सिडी लिख रहे होते हैं। लेकिन सिंस इसने बोल दिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है चलो तो अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना होगा, मुझे डिफाइन करना होगा अगेन के ये इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है इक्विलिब्रियम क्या होता है तो अगेन आपको बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट और जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है वो आपका इक्वल होता है, जहां पर नो शॉर्टेज, जहां पर नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पे ना तो कोई शॉर्टेज है ना तो कोई सरप्लस है। फिर इसके बाद आप इसको बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होती है। ठीक है आप इसको बताएंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब होता है कि आपकी फर्म्स जो है ना वो कैपिटल इंटेंसिव हो रही है। ठीक है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ती है, आपकी सप्लाई बढ़ती है। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो आपका सप्लाई कर्व जो है वो किधर शिफ्ट होगा बेटा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका राइट वर्ड्स शिफ्ट होगा। सही है तो आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी और डायग्राम के साथ साथ आप जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको यहाँ तक 6 नंबर मिल जाएंगे। आपको यहाँ तक कितने 6 नंबर मिल जाएंगे। बेटा इस सवाल की कंक्लूजन बन सकती है। सही है तो हम बनाएंगे, वैसे बननी नहीं चाहिए लेकिन जबरदस्ती बना रहे हो। तो सर इस बार डायग्राम क्या बनेगी, इस बार डायग्राम बनेगी सप्लाई के बढ़ने की। ठीक है तो देखें सबसे पहले वही दो एक्सेस बना दो आप और लेबलिंग कर दो। तो लेबलिंग क्या है सर, सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ट्रेडेड। सर ऊपर आ गया प्राइस, सर नीचे आ गया क्वांटिटी ट्रेडेड। सही लिखा है मैंने? सर ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड और ये सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहाँ पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम। वहां से आ गई बेटा प्राइस और क्वांटिटी। तो आप देखें इधर ये मैंने लिख दिया डिमांड, ये मैंने लिख दिया सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है विलिंगनेस को, ये पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम प्राइस को। सही है तो ऊपर वाला ट्राइंगल कंज्यूमर सरप्लस, नीचे वाला प्रोड्यूसर सरप्लस। अब बताओ सर आप, इस बार सप्लाई बढ़ रही है और सप्लाई के बढ़ने के पीछे बेटा रीजन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सप्लाई बढ़ेगी तो आप देखो बेटा सप्लाई करने हमारा किधर शिफ्ट राइटवर्ड, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम।
तो बेटा यहाँ से आ गई न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी, तो आप देखें जरा इधर, ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम, यहाँ से आ गई बेटा न्यू प्राइस न्यू क्वांटिटी। तो आप देखें ये सप्लाई बढ़ी है एस से S1 के ऊपर, सर ये न्यू प्राइस हो गई P से P1, और ये न्यू क्वांटिटी हो गई Q से Q1। सर ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम E से E1, सही लिखा है, और ये हो गई आपकी न्यू मिनिमम प्राइस, ठीक लिखा है। अब बताओ जरा, इस बार तो आ ही नहीं सकता, क्या नहीं आ सकता, सब्सिडी का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि फैक्टर जो यूज हो रहा है बेटा वो हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना, तो तुम सब्सिडी सब्सिडी का एरिया तो निकाल नहीं सकते, वरना तुम गधे हो। सही है भाई। सर क्या क्या एरिया आ सकते हैं बेटा, कंज्यूमर सरप्लस वाजे तौर पे दिख रहा है आपको, पुराना कंज्यूमर सरप्लस होगा PAE, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस विलिंगनेस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। सर नया कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा बेटा, नया कंज्यूमर सरप्लस होगा P1AE1। तो सर इस बार कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है क्योंकि एक्चुअल प्राइस कम हो रही है, ठीक है, तो इस बार कंज्यूमर सरप्लस का ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, न्यू प्लस ओल्ड। सर पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस है PB और E, सर नया प्रोड्यूसर सरप्लस है P1CE1। तो सर प्रोड्यूसर सरप्लस भी बढ़ रहा है। सर पहले ये ट्राइंगल था, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, क्योंकि मिनिमम प्राइस भी बदली हो गई, एक्चुअल प्राइस भी बदली हो गई, सही। सर पुराना टोटल टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो पुरानी प्राइस OP, पुरानी क्वांटिटी EQ, सही लिखा है। सर नया टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस हो गई OP1, सर न्यू क्वांटिटी हो गई E1Q1, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सही है। अगर सब्सिडी होता तो बिल्कुल उसका एरिया पर यूनिट सब्सिडी, कंज्यूमर बेनिफिट, प्रोड्यूसर बेनिफिट मार्क करना जरूरी था। सर ये तो हो गया, यहाँ तक अपने को 6 नंबर मिल गए। पुराने पास पेपर का सवाल है, कंक्लूजन बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो जरा सवाल आप पढ़ें और सोच के बताएं कि आप क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, क्या कंक्लूजन बना सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन इन लाइन में छुपी हुई है, अब आप सोच लो। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बेटा, माइक्रो है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। अच्छा मैं बताऊं क्या कंक्लूजन लिख सकते हो आप, कि इट डिपेंड्स ऑन विच गुड, कौन से गुड की बात कर रहा है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। याद है आपको PPC में एक रीजन था, पोटेंशियल के बढ़ने के पीछे रीजन था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन सा गुड है, और लेबर से कैपिटल इंटेंसिव पे शिफ्ट होना भी एक बहुत मुश्किल काम है और कॉस्टली होगा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती की बनाई है, बनती नहीं है। सवाल जिस तरीके का दिया हुआ है ना, इस सवाल के मुताबिक तो कंक्लूजन बनती ही नहीं है, हमने बस एक जबरदस्ती की बनाई है, ये सोच के कि अगर इसके जैसे मिलता जुलता सवाल आता है तो हमें आसानी हो। सही है, हम बस अपनी आदत डाल लें, जैसे कायदा पढ़ते हैं ना, मश्क करते हैं, ये मश्क है एक तरीके की, उर्दू में बचपन में किताब लिख के उर्दू इंग्लिश सीखी है ना, मश्क कर रहे हैं हम लोग बस। सही है, तो कंक्लूजन के अंदर क्या आ सकता है। सर कंक्लूजन के अंदर आ सकता है, क्या क्या आ सकता है कि इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ गुड, सही है, कि भाई वो गुड पेरिशेबल है या फिर नॉन पेरिशेबल है, या तो वो गुड पेरिशेबल होगा, या तो बेटा वो गुड नॉन पेरिशेबल होगा, सही है। सर दूसरा क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट will have its effect
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल हैव इट्स इफेक्ट इन लॉन्ग रन। दूसरा रीजन हो गया। सर तीसरा क्या लिख सकते हैं? डिफिकल्ट टू शिफ्ट फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है। सो जिस जिसको क्लियर है वो जा सकते हो। दीज टू क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। थैंक यू सो मच। बेटा क्वेश्चन में 8 मार्क में 1 पॉइंट लिखना है, 4 मार्क में 2 लिखने हैं। सर विच पीडीएफ? मुझे पहले आप जवाब दे दें कि ये क्लियर है। बेटा इक्विलिब्रियम के जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिया। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम प्राइस का नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक हो गया? मैक्सिमम मिनिमम का करा दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना इलास्टिसिटी भी हो चुका है, मार्केट भी हो गया। अब फिर हमारा रह जाएगा मार्केट फेलियर। सही है? ओके है।